वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पिलडैट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हम उसके कुछ मंदरजात जो है वो हम आपसे शेयर करेंगे। पाकिस्तान में 40 बरसों में इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत से जमहूरी निज़ाम गैर मुस्तहकम हुआ। ये उस रिपोर्ट के मुताबिक एक नुक्ता है उस रिपोर्ट का। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई कि इलेक्शन कमीशन ने खुद मुख्तारी, आइनी खुद मुख्तारी का मुजाहरा करते हुए जो नताइज उससे मिले हैं उनकी खुद मुख्तारी के इस्तेमाल से वो शायद जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान में वो एक खुश आइंद कदम है। और इसके साथ साथ खान साहब की जो गुज़िश्ता हुकूमत है उसके हवाले से भी उस रिपोर्ट में कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, जिसमें जब इमरान खान साहब अपने इक़्तिदार पे मौजूद थे, जब वो उस इक़्तिदार के ऐवान में बैठे थे, तब उनका कहना क्या था इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, और उसके बाद जब उनका एग्जिट हुआ, उनको उस इक़्तिदार से आईनी तौर पर जब निकाला गया और उनको जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए एक तहरीक के ज़रिए जब उनको डिसीड किया गया, तो उसके बाद उनका उस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या कहना था, ये उस रिपोर्ट के मंदरजात हैं। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर साहब, मुबश्शिर मजीद डोगर साहब। सर, हम उनको जो है अभी प्रोग्राम में जो है जैसे ही वो हमारे पास मौजूद होंगे हम उनको इन करेंगे, हम उनसे बात करेंगे और डिटेल्स उनसे डिस्कस करेंगे। इस रिपोर्ट में इमरान खान के हवाले से जो एक और अहम बात आई कि उनके दौर में गैर एलानिया आमरीत जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थी। ये पिलडैट की रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के ऊपर सिर्फ हम एक बहस कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं और उसको अपना एक मौजूए बहस बना रहे हैं। इससे इख्तलाफ और इसके बारे में जो भी आप समझें, एनालाइज करने के लिए इसके अंदर कितनी हकीकत है, इसके अंदर क्या वो तमाम तर एनालिसिस के लिए वो क्या इंडिकेटर्स जो मौजूद होते हैं उनको मद्देनज़र रखा गया, इसके ऊपर एक मज़ीद बहस की जा सकती है या इसके ऊपर हम एग्री टू डिसएग्री कर सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के ऊपर, इसके मंदरजात के ऊपर ज़ाहिर है, क्योंकि अब ये मौजूद है, अब ये इस वक्त हमारे पास जो है एक डॉक्यूमेंटेड शेप में हमारे तमाम तर जो भी ज़राए हैं उनके मुताबिक भी मौजूद है, और आप लोग भी जो आम अवाम हैं वो भी इस रिपोर्ट को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके कुछ मंदरजात जो हैं वो हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। और इसके हवाले से पिलडैट की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के माह नवंबर में आर्मी चीफ के सुबुकदोश होते वक्त जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि सियासत से फौज का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा और जो माजी में गलतियां हुई वो जिस तरह उन्होंने साबिक सिपहसालार ने जब अपने हवाले से और अपने इदारे के हवाले से एक क्लियर स्टेटमेंट उन्होंने पेश की, और उस वक्त और उसके बाद से अब तक इस रिपोर्ट के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट की सियासत में इन्वॉल्वमेंट जो है उसके कोई किसी किस्म के भी शवाहिद मौजूद नहीं है या नहीं मिले। ये इस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो इस हवाले से भी इस रिपोर्ट में जो हमारी जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम करने के हवाले से खुश आइंद जो इंडिकेटर्स हैं वो मौजूद हैं। बताया गया है कि शायद ये जो सिस्टम है ये अब वापस जो है स्टेबलाइज होगा। हमारे साथ मुबश्शिर मजीद डोगर साहब मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो। अच्छा सर, अभी एक पिलडैट की एक रिपोर्ट है, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर कि गुज़िश्ता 40 बरसों में एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार रहा है सियासी तौर पे, सियासी निज़ाम के हवाले से, उससे हमारे मुल्क का एक जमहूरी निज़ाम जो है वो गैर मुस्तहकम हुआ। और उसके बाद जब 2022 में, नवंबर 2022 में बाजवा साहब, जब हमारे सिपाही सालार जो एक्स सिपाही सालार हैं, वो जब गए और उन्होंने अपने इख्तितामी नोट पे, इख्तितामी जो खिताब है उसके अंदर उस बात को क्लियर किया कि हम सियासत से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे, उस बात से अब तक जो है बहुत एक डिफरेंस पाया जाता है सियासी तौर पे। जो इन्वॉल्वमेंट है इस्टेब्लिशमेंट की वो उसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। तो ये किस कदर खुश आइंद है फॉर फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड डेमोक्रेसी एंड यू नो द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम? जी, बेसिकली थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री इंटरफेरेंस है, पॉलिटिक्स में मिलिट्री इंटरवीन क्यों करती रही है। हेलो जी, आप प्लीज जारी रखिए सर। हाँ जी, अभी इशू ये है कि जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो पॉलिटिकल लीडरशिप हमें इनहेरिटेड हुई, वो कायदे आजम और लियाकत अली खान साहब के बाद अगर देखा जाए तो हमारी कोई पॉलिटिकल जो लेगेसी हम कहें पार्टीशन के बाद वो हमें नहीं मिली।
म्यूजिकल चेयर चलती रही। 47 से 58 तक कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए आपको बड़ा अच्छी तरीके से पता है जी। मिलिट्री ने क्या किया, मिलिट्री ने आके टेक ओवर किया क्योंकि सारे हालात जो थे मुल्क के वो खराब हो रहे थे। उसके बाद 69 तक ये रजीम गया, 69 के बाद 71 तक आपको पता है याया साहब है, और फिर देन ऑनवर्ड आप चले जाएं तो उसके बाद फिर सेकंड थर्ड जो है मिलिट्री टेक ओवर हो गया। भुट्टो साहब के रजीम को हटा दिया गया और 77 में आई थिंक नया थर्ड मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद फिर 99 में एक्चुअली इसमें जो बेसिक मैं समझता हूँ पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरफेरेंस जो है मिलिट्री बिल्कुल नहीं चाहती होगी कि वो इंटरफेयर करे। मिलिट्री को एक पूरा एक मील कुकअप करके आपने दिया, पॉलिटिशियन ने एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दी, जब मुल्क को डूबता हुआ उनको नजर आता था तो वो टेक ओवर कर लेते थे जी। अब जहां तक पिलडैट की रिपोर्ट आप बता रहे हैं 2 दिन पहले या 1 दिन पहले की आई है जी, देखें जो आर्मी है, आर्मी को बिल्कुल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि वो स्टेट का एक इंस्टीट्यूशन है, उसको सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उनको टेकअप करना चाहिए और पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिशियंस के लिए छोड़ दें। लेकिन हमारे पास अलमिया ये है हमारे यहाँ कि यहाँ पे पॉलिटिशियंस जो है वो इतने पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है, पॉलिटिकल कल्चर क्योंकि हमारा नहीं है ऐसा। हमारे पास आप इसी पूरे 75 ईयर्स में आधे से ज्यादा मिलिट्री का दौर गुजरा, तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो मैच्योर नहीं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिसमें पीपीपी है, पीएमएलएन है और पीटीआई है और बाकी जितनी ये पीडीएम की सारी जमातों को हम देखें, किसी एक पार्टी ने एज ए स्टूडेंट ऑफ आप पॉलिटिक्स अगर सोचें या देखें तो किसी एक पार्टी ने पॉलिटिकल मेच्योरिटी का जो है ना वो सबूत नहीं दिया। सब लोग अपने इक़्तिदार को तोल देने के लिए और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मुल्क के साथ खेल रहे हैं। और जहां तक मिलिट्री की इंटरफेरेंस है पॉलिटिक्स में, देखिए नवंबर में जब वो फेयरवेल स्पीच उन्होंने दी जनरल बाजवा साहब ने जी, तो उन्होंने कहा कि हम पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन फर्दर जो है वो मिलिट्री की अगर पहले होती रही है तो अब हम नहीं करेंगे। बिल्कुल ये खुशाइंद है, लेकिन अब डैमेज तो हो गया, डैमेज हैज बीन डन ऑलरेडी, तो डैमेज तो हमारे जो है वो पूरे स्ट्रक्चर को हो गया। आप देखिए आगे जाके क्या होता है। लेकिन जहां तक पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी है उनकी जो इमेच्योरिटी को अगर मद्देनजर रखा जाए, जैसे इमरान खान साहब को आप देख लें, वो क्या जिद लगा के बैठे हुए हैं, पीडीएम जो की जमातें हैं वो क्या जिद लगा के बैठे हुए हैं। देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि आर्मी तो शायद अंडरस्टैंड कर जाए, लेकिन जो लीडरशिप है हमारी वो शायद इसको अंडरस्टैंड, पॉलिटिकल लीडरशिप अंडरस्टैंड करने को तैयार नहीं है कि मुल्क में आर्मी की इंटरवेंशन नेक्स्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें एक अहम पहलू ये है कि जिस तरह आपने बात किया कि होनी तो नहीं चाहिए, ये एक बड़ी नॉर्मेटिव थ्योरी तो है हमारे पास, लेकिन हमारा माजी जो है वो हमें किसी और चीज़ का इशारा देता है। और इसके साथ साथ हम खुश आइंद इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि अभी कोई इंटरवेंशन नहीं हो पा रही, नवंबर 2022 से ऑनवर्ड्स की जो शवाहिद के हवाले से बात करें इस रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन खान साहब की जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट हो या ये जो पीडीएम की इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट हो, इस मौजूदा गवर्नमेंट के हवाले से भी इस रिपोर्ट में कुछ एक पॉइंट मौजूद है कि इस एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर या उनकी क्लियरेंस के बगैर जो है पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो भी बनना जो है वो किसी तौर पॉसिबल ना था। ये इसका एक पॉइंट है। अब जाहिर है हमें इस सिस्टम से ही मज़ीद बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए। आप क्या समझते हैं अभी मुस्तकबिल करीब में क्या कोई सिस्टम में तब्दीली या बेहतरी की कोई गुंजाइश मौजूद है? देखिए ऑप्टिमिज्म जो है ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग और हमें तो ऑप्टिमिस्टिक ही होना चाहिए। पेसिमिज्म आपको पता है कि वैसे भी जो दिस इज अ नेगेटिव एलिमेंट। तो मेरा ख्याल है कि जो सिस्टम की बेहतरी की जहां तक आप मिलिट्री इंटरवेंशन के रेफरेंस से पूछ रहे होंगे, डेफिनेटली मिलिट्री ने अब इंटरवीन करके क्या लेना है। देखिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो हमारे मुल्क की पूरी एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो एक जार्गन है एस्टेब्लिशमेंट, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। तो जो एस्टेब्लिशमेंट है देखिए मुल्क किन खतरात से घिरा हुआ है आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है जी। इकोनॉमी हमारी इतनी डिवेंट चुकी है, वी आर एट द ब्रिंक ऑफ फेलियर जी। और सिक्योरिटी सिचुएशन आपको पता है कि जो तालिबान है और जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स उनका रिसर्जेंस किस टॉप लेवल पे हो चुका है हमारे मुल्क में जी। और इकोनॉमी आपकी ऑलरेडी जो है वो डिविंडल हो चुकी है। आप मतलब यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड बैंकरप्सी जी इन कपल ऑफ डेज। अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी, उन्होंने तो ऑलरेडी इसको ऑन रिकॉर्ड भी आके कहा कि वी आर एज अ स्टेट बैंकरप्ट। जो उनके दौरे जो उनकी मुशावरत का दौर था उसके दौरान ही उन्होंने कहा था। मैं आपकी बात बीच में कट गई, क्या उन्होंने कहा था? शब्बर जैदी साहब का वो ऑन रिकॉर्ड एक बड़ा स्टेटमेंट मौजूद है कि हम माने ना माने लेकिन पाकिस्तान एज एन एंटिटी इज बैंकरप्ट। देखिए
हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। देखें डेवलपिंग में भी मैं नहीं कहूंगा कि वी आर इन डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं। देखें हमारे जो आपको पता है कि हमारी आर्मी दुनिया में बड़ी पावरफुल एक आर्मी है, टॉप 10 में आती है पाकिस्तान की आर्मी। हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो सारे हमारे डिस्क्रिपेंसीज है, इनकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल कोलैप्स करने जा रही है। देखिए जब सिक्योरिटी आपके पास प्रॉपर सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं होगा, देखिए जो सी पैक का क्या है, $63 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है, और वो चाइनीज क्यों वाइंड अप करते जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने शिनजियांग प्रोविंस से जाके कनेक्ट करने थे अपना सारा जो भी उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको वहां पे जाके, लेकिन वो बलोचिस्तान के रास्ते आगे जाके, आपको पता है कितने वोलेटाइल एरिया है बलोचिस्तान का, तो वहां पे सिक्योरिटी की वजह से उसको भी वो वाइंड अप करना चाह रहे हैं। तो सिचुएशन जो है, ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, जितने भी सिक्योरिटी के, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, ये आपकी इकोनॉमी जो है देखें वो। अच्छा सर, लेकिन इस दौरान ये एक सवाल ये पैदा होता है कि बेशक जो मुल्क की सूरत हाल है वो सिक्योरिटी के हवाले से चाहे अंदरूनी खतरात हों चाहे वो बैरूनी खतरात हों, जैसे अफगान बॉर्डर पे इस वक्त जो है वो एक खतरा लायक है पाकिस्तान को, इस हवाले से पाकिस्तान की जो सियासी जो गहमा गहमी या सियासी जो पार्टीज हैं उनका जो रोल है जो होना चाहिए वो उस मुताबिक आप समझते हैं कि है? नहीं, बिल्कुल नहीं है वो, क्योंकि देखिए जब आप देखिए अपना पूरा वेस्टर्न जो पोरस बॉर्डर है पाकिस्तान का, 23 मोर देन 2300 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है आपका अफगानिस्तान के साथ। वहां पे क्या सिचुएशन बनी? बलोचिस्तान में कितनी आपको पता है कि जो बलोच लिबरेशन फ्रंट है, बलोच लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने टीटीपी के साथ आपको पता है एनेक्स हो गए, वो उन्होंने इलाहाक किया और उन्होंने ज्वाइंट जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान में स्टार्ट करने का दिया हुआ। देखिए ये सारा सिचुएशन हम अगर नजर में रखें, सिक्योरिटी सिचुएशन और वेस्टर्न बॉर्डर के साथ जो हमारा सिचुएशन है, देखिए इंडिया फुल्ली इन्वॉल्व है इस पूरे चक्कर में। इंडिया कभी भी नहीं चाहता पाकिस्तान स्टेबल हो, और इस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी कंट्री की, वो बिल्कुल वो इस चीज को सीरियस ले ही नहीं रही। हालांकि मुल्क देखें, ये आर्मी चीफ का आपको पता है, जनरल साहब जो नए हैं आसिम मीर साहब, इन्होंने स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान अपनी जो है ना नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। आप देखेंगे कितनी बड़ी स्टेटमेंट, इसको इंडिया के सारे चैनल कोट कर रहे हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, और इसको अल जजीरा मैंने देखा वो भी कोट कर रहा है जी। तो ये देखें कितनी वोलेटाइल सिचुएशन है। इसमें वो लोग जो है बाहर के हमारे जो बैठे हुए एनिमीज हैं या फ्रेंड हैं वो नोट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है या जो हमारी यहाँ पे पूरा सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने अपने चक्कर में लगे हुए हैं। पंजाब में आपने हाल देखा है कि क्या हुआ है, असेंबली को डिसॉल्व करने का तो बनता था। देखिए इंस्टेबिलिटी तो पहले मुल्क में इतनी ज्यादा है, तो पंजाब और केपीके की असेंबली को डिसॉल्व करके आपको क्या पॉलिटिकल माइलेज अचीव हो जाएगी? सर ये सवाल खान साहब से आपको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए। बिल्कुल मैं इसी तरफ इशारा करने लगा था, आपकी कता कलामी माफ, लेकिन ये इशारा मैं इसी तरफ करने जा रहा था कि खान साहब की जो टोटल सियासी जो उनकी जो स्ट्रैटेजी रही है फॉर द लास्ट 8 to 9 months, उन्होंने बड़ा फोकस किया है, बड़ा डायरेक्ट हो गए हैं वो टूवर्ड्स एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट, एंड ऑल्सो ये जो उन्होंने एक प्रेशर गेम डेवलप करने की कोशिश की केपीके गवर्नमेंट को और केपीके असेंबली को और उसके साथ साथ पंजाब असेंबली को डिसॉल्व करने के लिए या उसको तहलील करने के हवाले से। तो ये भी एक आप जिस तरह कह रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है टू अंडरस्टैंड कि खान साहब अब मजीद फ्यूचर के हवाले से उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो क्रिकेटर टर्न्ड वो पॉलिटिशियन है, उनको तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना कि जिस तरह के पॉलिटिकल यहाँ पे सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल कि वो उनकी इतनी ज्यादा इंसाइट है, पॉलिटिकल इंसाइट है कि वो इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, वो बिल्कुल नहीं कर रहे। देखिए अगर ये वो कहते हैं कि दूसरे सारे जो है वो काफी सालों से मुल्क पे मुसल्लत थे, चलें ये बेहतर करना चाह रहे थे, तो ये बेहतरी करने का ये तरीका तो नहीं है ना कि आप केपीके की असेंबली को डिसॉल्व करें जी। और आप पंजाब का देखें, पंजाब आपकी 14 करोड़ पॉपुलेशन है, आपकी नेशनल असेंबली में मोर देन आई थिंक 180 पिछली जो डिलिमिटेशन है उसके मुताबिक 180 के लगभग सीट्स है, और पंजाब एक पूरा सूबा है। सर लेकिन यहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन जाहिर है कानून और आइन जो है ये उनके कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे ये वो कर सकते हैं, ये उनके हक में है, उनके इख्तियार में है। बेशक हम डिसएग्री करें, लेकिन आइनी तौर पे आइन उनको ये हक देता है। नहीं देखिए आइन उनको हक देता है, लेकिन आप देखें ना 5 साल कब पूरे होने हैं? अक्टूबर में 5 साल पूरे होने हैं। असेंबलीज जो है वो डिसॉल्व होनी है अक्टूबर में जाके। अक्टूबर से पहले आप असेंबलीज को क्यों डिसॉल्व करना चाहते हैं? इलेक्शन तो अक्टूबर में होने हैं, ठीक है। जुलाई में ऑलमोस्ट उसकी टर्म जो है वो पूरी होनी है, उसके 3 महीनों के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अगर आप देखें तो आपकी असेंबलीज और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो तो अक्टूबर में जाके होना है। तो ये इस तरह
सिचुएशन जो है वो आपको पता है ये क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो इससे तो मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क पहले ही जी आपको पता है कि किन बहरानों से गुजर रहा है, बिल्कुल ठीक। सिक्योरिटी सिचुएशन कहां पे ठीक है पहुंची सर, हुई, अभी इकोनॉमी अभी हमारी। हम मैं ब्रेक की आज तरफ पढ़ रहा जाएंगे था। सर। मुश्ताक साहब, अभी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से अपनी बात का आगाज करेंगे। नाज़रीन, हम ब्रेक पे जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुबशिर साहब से और मुबशिर डोगर साहब के से, और हम बात कर रहे थे पिलडैट की उस रिपोर्ट के ऊपर जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जारी की गई, और उसके मुताबिक कुछ ऐसी डिटेल्स मौजूद हैं कि जिसके हवाले से जो मुस्तकबिल का हमारा जमहूरी निज़ाम है उसके लिए हम उम्मीद की किरण जो है अपने उनकी उमंगों को हम रिजुविनेट कर सकते हैं, या ऐसी बात कर सकते हैं कि शायद आने वाला वक्त जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत और जमहूरियत के निज़ाम के हवाले से शायद खुश आइंद होगा। इस सिलसिले में सर वापस आते हैं हम उसी टॉपिक पे और उसी पॉइंट पे कि आपने जिस तरह जिक्र किया कि इस वक्त जो हमारी सियासी लीडरशिप है बशमूल PDM और उसकी इत्तेहादी जमातों के, PTI भी ज़ाहिर है उसी का हिस्सा है, इसी सियासी सर्कल का हिस्सा है। यहाँ जोड़ तोड़ पंजाब में जो है वो नंबर सीट और नंबर गेम और सीटों की का जो एक जो है वो इधर से उधर और उधर से इधर होना जो है, जिस तरह हमने देखा परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पहले खान साहब को लब्बैक कहने के हवाले से जो है उनके बयानात आए, फिर उन्होंने किस तरह एक बाकायदा पैंतरा बदला, जबकि उनके जो साहबजादे हैं मोहन इलाही साहब वो एक डिफरेंट बॉल गेम कर रहे थे टोटल। तो अब आप क्या समझते हैं, पंजाब क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से 14 करोड़ के करीब, जिस तरह आपने एक फिगर कोट की, तो क्या पंजाब जाहिर है वो फ्यूचर में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फेडरल गवर्नमेंट को भी फॉर्म करने के लिए, वफाक में हुकूमत बनाने के लिए? तो इस वक्त आप क्या समझते हैं कि स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम या स्टेबिलिटी इन इन दिस पॉलिटिकल सिस्टम आप समझते हैं कि जल्दी आ रहा है? देखें, जहां तक मौजूदा हालात को अगर हम इनको एनालाइज करें और देखें सारी कंडक्ट है जो पॉलिटिकल पार्टीज का, जी PDM समेत और PTI समेत और ये सारे जो है काफी सारे डाल के इनका कंडक्ट हम चेक करें तो नजर आता है कि ये बिल्कुल जो है सियासी इस्तेहकाम नजर नहीं आ रहा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये रसाकशी जो इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि इस तरह करके अर्ली इलेक्शन मैं करवा लूं। देखिए, अर्ली इलेक्शन मुझे नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं बासियत एक कानून का तालिब इल्म और एक सियासत का, अगर मैं स्टूडेंट की सीयत से बात करूं तो मुझे ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा कि नेक्स्ट जो है हमारे ये लीडरान जो है, ये जो इस पॉलिटिकल जो आप स्टेबिलिटी की बात करें कि वो इनके जो कंडक्ट से वो नजर आ रही। देखें, हर बंदा अपने मोर्चे पे काम कर रहा है। देखें, जो PTI है, PTI का जस्ट एक ही मोटो है, जिस दिन से इमरान खान साहब अप्रैल में ऑनवर्ड जब उतरे हैं कुर्सी से, तो उनका एक ही मुझे तो नजर आ रहा है कि उनको कुर्सी से उतार दिया गया और वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और वो सदमे में अभी तक है और उनको वो वापस प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए। इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए जब उनको ये नजर आया कि अब उनको नहीं मिलेगी आगे कुर्सी जाके, तो उन्होंने आर्मी को गालियां देना शुरू कर दी। देखिए, आर्मी का रोल तो पाकिस्तान में रहा है, मैं पहले भी जैसे आपसे बात कर रहा था, वो इतना जल्दी मिटिगेट नहीं होगा। एक 75 ईयर की पूरी हम देखें एक हिस्ट्री है, तो उसमें हम देखें कि 7 डेज में या 75 डेज में 75 ईयर्स का जो पूरा एक लगेज है उसको कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए टाइम लगेगा। और आने वाले जो दिन है, मुझे बिल्कुल वो स्टेबिलिटी जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो मुल्क में होनी चाहिए, जो मेच्योर डेमोक्रेसीज होती हैं दुनिया में, जिस तरह का आपने देखा होगा अभी रिसेंटली बरतानिया में क्या हुआ जी, बरतानिया में कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए हुए थे, जो पॉलिसीज कही हुई थी, महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से वहां पे कोई बंदा नहीं टिका और अभी जाके एक और बंदा आ गया। देखिए, वो पॉलिसीज और वो प्रो पीपल सेंट्रिक चीजों पे वो जाके गवर्नमेंट्स चेंज होती है वहां पे। जी सर, यहाँ पे टोटल सिस्टम उल्टा है। यहाँ पे अपनी अपनी प्रायोरिटीज हैं कि आपने इक़्तिदार में रहना है। देखिए, इमरान खान साहब ने 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एक फार्मर यूनियन को भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी का मैं चेयरमैन। मैं मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जाता हूँ, किसान रोते नजर आते हैं मुझे। जितनी महंगाई इमरान खान साहब ने 2018 से 22 अप्रैल तक की है ना, उतनी पूरे पाकिस्तान के 75 पिछले जो वो 5 साल निकाल के बाकी जो 70 साल बचते हैं, उनमें इतनी महंगाई और इतने ज्यादा जो है ना लोगों को रोते हुए, किसानों को, मजदूरों को और आम जो
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका उनको मैंने रोते हुए नहीं देखा जितना वो इन 5 सालों में सर कर लाए लेकिन हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर हम उनसे डिसएग्री कर सकते हैं उनकी सियासत से खान साहब की, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि खान साहब जो है पाकिस्तान के काफ़ी मशहूर तरीन लीडरों में से एक है और काफ़ी अवाम जो है उनको फॉलो करती है। और दूसरे नंबर पे सर अगर खान साहब ने कुछ नहीं किया अपने दौरे इक़्तिदार में, तो जो बाकी हुकूमतें हैं, जो इस वक्त हुकूमत है, दूसरी पार्टीज जो है वो इकट्ठी हैं, तो उनको कुछ डिलीवर करके जवाब देना चाहिए था, जो कि नहीं नज़र आ रहा। तो कैसे वो अपने वोटर्स को जो है वो समझते हैं कि वो इस आने वाले, चाहे वो वक्त पे हो चाहे वो वक्त से पहले हो, इंतखाबात में कैसे उनको चैनलाइज करके अपने वोटर्स को जो है वो सेटिस्फाई करेंगे टू वोट फॉर देम? देखिए, जहां तक आपने बात की है पॉपुलैरिटी की, पॉपुलैरिटी जो है लीडर की, वो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलैरिटी तो वो एक एट पीक है ना, यूथ पाकिस्तान की जितनी भी है वो इंस्पायर्ड है इमरान खान साहब से। लेकिन पॉपुलैरिटी जो है वो डजंट मैटर। पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपको डिलीवर करना चाहिए, डिलीवर आप करें अवाम के लिए। आप देखें, अवाम को रोटी चाहिए, अवाम को सस्ती रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, उनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज चाहिए, उनको बिजली चाहिए, उनके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, वो गवर्नमेंट ने उनको प्रोवाइड करने होते हैं जी। तो गवर्नमेंट जो लोग हैं उनको किसी की पॉपुलैरिटी से नहीं है। देखिए, 3 करोड़ के लगभग मेरा जाती आइडिया है कि एक 1.4 करोड़ के लगभग इस पे इमरान खान साहब को लोग ट्विटर पे फॉलो करते हैं और तकरीबन 1.6 करोड़ जो लोग हैं वो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट ये तकरीबन 3 करोड़ लोग हो गए जो उनको सपोर्ट करते हैं इमरान खान साहब को। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो ओवरसीज पाकिस्तानी भी है। पॉपुलैरिटी देखिए उनकी, देखिए पॉपुलैरिटी में कोई ये नहीं है। जहां तक आप बात ये कर रहे हैं कि वो आगे जाके कैसे चैनलाइज करना चाहिए कि ये जो पीडीएम, देखिए पीडीएम को हुआ कितनी देर हुई है टेक ओवर किए हुए। ना मैं पीडीआई को सपोर्ट कर रहा हूँ, पीडीएम को सपोर्ट कर रहा हूँ, और ना मैं इमरान खान को। मेरा जाती ये ख्याल है कि ये दोनों, ये ओवरऑल पीडीएम की जितनी भी पार्टीज हैं और पीटीआई समेत, ये सारी फेल हो गए हैं लोगों को, जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं या जो एक इलेक्टेड लीडर की लायबिलिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो उनको करने में ये नाकाम रहे हैं। इलेक्शन कैसे इलेक्शन की तरफ जाएंगे? देखिए, मौजूदा दौर, अगर मौजूदा इलेक्शन अब हो तो नो डाउट इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो पीक पे है जी। लेकिन इलेक्शन मुझे होते हुए नजर नहीं आ रहा है अक्टूबर से पहले। और अक्टूबर के बियॉन्ड भी कुछ कंस्पिरेसी थ्योरी वाले लोग कहते हैं कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाएगा और 2024 तक इलेक्शन होते हुए उनको नजर नहीं आ रहा है। ये तो सर गवर्नमेंट, पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो एक तासुर कायम करने की कोशिश कर रही है कि गालिबन जो है जो अक्टूबर का वक्त आप कह रहे हैं वो शायद और एक्सटेंड हो जाएगा 2024 तक। लेकिन सर हम आईनी तौर पे अगर देखें तो अपने वक्त के मुताबिक अगर अक्टूबर के बाद जो है वो इलेक्शंस होते हैं तो खान साहब की पॉपुलैरिटी तो वही है, तो वो तो दोबारा इलेक्ट होकर फिर वहीं आएंगे। तो आप क्या समझते हैं उस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी शायद वो जो हम कहते हैं कि जो नहीं है इस वक्त वो आ जाए, लेकिन जो हमारी मईशत का पहिया है सर वो बिकॉज ऑफ द पॉलिसी एंड लैक ऑफ द पॉलिसी वो जैसे कि जैम हुआ है, अब तो वो रिवर्स में चल रहा है, तो वो कैसे वापस अपने ट्रैक पे वापस आएगा, वो कैसे होगा सर? जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप की बातें सुनी जा रही हैं 2024 तक के लिए, मेरा ख्याल है उनका कोई वजूद तो नहीं है। क्योंकि मैं खुद लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं लॉयर भी हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टेक्नोक्रेट सेटअप जो है वो कोई नहीं है करता है। अब जहां तक बात आप कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात है, जो अगर इसी तरह जो पॉलिटिकल क्विकमायर चलता रहा या जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसका ऐसे ही चलता रहा ये साइकिल, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाकई नहीं आएगी। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको देखना है कि आपका मुल्क कहाँ पे। देखिए, आपकी इकोनॉमी में बेसिक चंक है एग्रीकल्चर सेक्टर का, 20 से 23% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर मैक्सिमम जो आपकी नंबर ऑफ पीपल है उसको एम्प्लॉयमेंट भी देती है जी। और पाकिस्तान में कुछ 71 मिलियन के लगभग आपकी लेबर क्लास है, जो ये मतलब जो लेबर हम कहेंगे, लेबर टेक्निकली जो लेबर है वो 71 मिलियन के लगभग लोग हैं। उनमें से 40 मिलियन, ऑलमोस्ट 40 मिलियन को ये एग्रीकल्चर सपोर्ट करता है। तो आपकी जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा बेसिक चंक है, उसको भी निगलेक्ट किया गया, जिसकी वजह से वो प्रॉपर कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। आपकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको पता है कि एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, टेक्सटाइल मैक्सिमम। ठीक। और पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री भी टेक्सटाइल ही है, आपको पता है जी। और कॉटन, उसको प्रॉपरली देखें, कॉटन एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको पता है कॉटन एक बेसिक हमारी
सर आपने दो पॉइंट्स यहाँ पे, क्योंकि मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। आपने दो इंडस्ट्रीज़ का, दो डिफरेंट शोबों का जिक्र किया। पहले आपने जिक्र किया ज़राअत का। ज़राअत के हवाले से आपने, बेशक हमारी जो जीडीपी है उसका 23% डिपेंडेंट है ऑन हमारी एग्रीकल्चर पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये भी खबरें हैं कि इस वक्त जो है पाकिस्तान गंदम भी जो है वो इंपोर्ट करने की सिचुएशन में। एंड सेकेंडली सर, आपने जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की वो भी बहुत हमारे सामने, मैं अपने गुज़िश्ता 2-3 प्रोग्राम्स में ये जिक्र कर चुका हूँ, और आज मैं आपको एक और बताता चलूँ कि पिछले 5 से 6 माह में जो है तकरीबन 150 से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको ताले लगे हैं। तो आप क्या समझते हैं इस सिनेरियो में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो किसी तौर भी आपको लगता है कि वो वापस होगा और स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपको दो चीजें थोड़ी सी ऐड कर देता हूँ एग्रीकल्चर में। आपका जो 2011-12 में ना, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 11-12 में तकरीबन 101 करोड़ 40 लाख जो गांठे हैं, जो बेल्स हम अंग्रेजी में बोलते हैं, वो हमारा मुल्क पैदा करता था जी 11-12 में। आज की जो प्रेजेंट इसकी नंबर ऑफ बेल्स है ना हमारी, वो आप हैरान हो जाएंगे कि 36 लाख, जस्ट 36 लाख हमारी बेल्स इस वक्त हमारी 2022-23 में जो पैदा की गई। मुल्क देखें कहां से कहां आ गया। कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री में हम 5 नंबर पे थे दुनिया में। फर्स्ट नंबर पे चाइना था, इंडिया था, थर्ड पे यूएसए था, 4 पे ब्राजील और 5वें पे पाकिस्तान। आज पाकिस्तान जो है वो फारग हो चुका है। उसके टेक्सटाइल का बेसिक, ज्यादातर जो टेक्सटाइल सर इंडस्ट्री, क्विकली सर, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है सर, कैसे ये रिवाइवल कैसे पॉसिबल है सर? हाउ विल इट बी, जी? पॉलिटिकल जो आप इकोनॉमी की रिवाइवल जो है, तो वो देखें तो वो एक लॉन्ग टर्म आपको चाहिए जी। 4-5 साल उसमें लगेंगे इकोनॉमी को बेहतर होते हुए। पॉलिटिकल जहां तक आप कह रहे हैं कि इंस्टेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी रिस्पॉन्सिबल हमें पॉलिटिशियंस जो है उनका रिस्पॉन्सिबल कंडक्ट और एटीट्यूड चाहिए। ठीक, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है मुल्क में। ठीक सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। नाज़रीन, अभी हमने जिस तरह बात की, हम मुबशिर साहब की बात लेके ही आपको समराइज़ करते हैं और सम अप करते हैं अपने इस प्रोग्राम को आज के, कि जब तक दोनों अतराफ़ जो हैं वो, चाहे पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप हो, चाहे वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स हो, वो जब वन पेज पे आके पाकिस्तान के लिए और उसके फ्यूचर के लिए नहीं सोचेंगे, जब तक वो प्लानिंग नहीं करेंगे, उस प्लान को एग्जीक्यूशन में नहीं डालेंगे, तब तक वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, उसके लिए हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।